अब देखो यूनिट 2 का थोड़ा सा पार्ट और बाकी रह गया था अपना लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में अपने इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। कोई टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया था जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अभी इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, अगर मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर था, कितना पार्टनर, कोई थर्ड पार्टी से माल खरीदा, ए रिटायर होने के बाद भी बेटा पब्लिक नोटिस नहीं दिया, थर्ड पार्टी तो वही समझेगा कि ए भी कौन है, तो ए लायबल होगा, हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद भी लायबल हो जाएगा अगर पब्लिक नोटिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा तुमको कि भाई मैं कौन हो रहा हूं रिटायर, बिकॉज थर्ड पार्टी को पता नहीं है, तो कौन लायबल हो जाएगा सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ सर। एनालिसिस तो पूरा वही है, एनालिसिस तो पूरा वही है, हाँ एनालिसिस पूरा बेटा वही है। हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या बंद हो जाता है क्या? नहीं होता है, फर्म डिसॉल्व नहीं होता है। अगर बेटा पार्टनरशिप में कोई आदमी रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस कभी बंद, लेकिन खाली रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्या बोला मैंने? ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर कभी भी बिजनेस बंद हो रहा है तो ठीक है, पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो बिजनेस कभी डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरा बात? ये देखो क्या लिखा हुआ है, mere retirement of a partner who was a tenant of the premises in which the partnership business was carried out would not result in the assignment of tenancy right in favor of the remaining partner even though retiring partner ceases to have any right। बेटा अगर रिटायरिंग पार्टनर हट रहा है ना बेटा, तो इसका मतलब खाली और खाली बिजनेस बंद नहीं होगा, इसका मतलब खाली क्या होगा बेटा, पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो, बिजनेस कभी बंद नहीं होता है। क्लियर हो गया मेरा बात? अच्छा सर लायबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर, अभी तो बताया मैंने तुम लोग को सारा। क्या बोला सर? क्या बताया? अगर ए बी और सी को, चलो बताओ ना, ऐसे एग्जांपल में आता है तो डायरेक्ट पूछ लेता हूं। थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई, थर्ड पार्टी को कोई बेटा माल खरीदा थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी को पता है कि सी पार्टनर नहीं है, वो रिटायर हो चुका है, तो क्या सी लायबल होगा? क्या नहीं होगा। कौन कौन लायबल होगा? ए और बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम टू सेम। देखो इसमें 2-3 केस बनता है, 3 केस बन रहा है। क्या ए और बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया बिना पब्लिक नोटिस दिए, सी लायबल होगा? सी पब्लिक नोटिस दे दिया था, बाहर वाला नहीं पढ़ा, उसका गलती, थर्ड पार्टी नहीं पढ़ा, सी लायबल होगा? नहीं होगा, गलती उसका, सी का, आई मीन सॉरी थर्ड पार्टी का, सी लायबल नहीं होगा। अच्छा एक और चीज बताओ सर, ए बी सी 3 पार्टनर था, क्या बोला मैंने? 3 पार्टनर था, सी रिटायर हो रहा है, क्या बोला मैंने? सी रिटायर हो रहा है। सी अगर रिटायर हो रहा है बेटा, तो क्या सी जिस दिन रिटायर हो रहा है वो अगर पब्लिक नोटिस दे दिया, क्या दे दिया? पब्लिक नोटिस देने के बाद अगले दिन अगर ए और बी 20 लाख का माल खरीद रहा है, लायबल होगा सी? नहीं। क्यों नहीं होगा? तो उसके बाद पब्लिक नोटिस तो आने वाला लायबिलिटीज के लिए जिम्मेदार, प्रोवाइडेड वो उससे पहले वो डील कर चुका है, पब्लिक नोटिस दे दे, बात खत्म। समझा मेरा बात? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैंने बोला ना सर पार्टनरशिप इन एट विल है ना, सारे पार्टनर को बेटा नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब बिजनेस में, समझा मेरा बात? और अगर वो ऐसा कर दे रहा है बेटा, तो आगे का लायबिलिटी के लिए वो छुटकारा पा लेगा। बट देखो क्या लिखा है, द पार्टनरशिप एट विल, द पार्टनर बाय गिविंग नोटिस राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर विल बी डीम्ड टू बी रिलीव्ड एज अ पार्टनर विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ पब्लिक। पार्टनरशिप एट विल में पब्लिक नोटिस मत दो, चल जाएगा। पार्टनरशिप एट विल में चल जाएगा, खाली किसको नोटिस दे दो? बाकी पार्टनर्स को। लेकिन बाकी जनरल पार्टनरशिप है ना, उसमें तुमको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज ध्यान रख लेना। एक्सपल्शन मतलब पता क्या होता है? किसी पार्टनर को बेटा सिर्फ 3-4 कंडीशन है, भगा दो पार्टनर को, निकाल दो पार्टनर को, चारों कंडीशन देखो यहां से पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये वाला क्या लिखा हुआ, पढ़ो। पहला क्या लिखा हुआ है? जो निकाला जा रहा है बेटा वो पार्टनरशिप हित में जारी है। किस हित में जारी है बेटा? और उसको निकालने से पहले बेटा एक नोटिस दे दो। क्या दे दो बेटा? बेचारे को निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दो, एक मौका दे दो उसको कि वो अपना बेगुनाही। ये अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है बेटा, निकाल दो। क्या क्या कंडीशन? पहला पार्टनरशिप में जारी हो, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, निकाल लो। दूसरा पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा तुमको। और तीसरा क्या है सर? अगर ऐसा होता है ना बेटा, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, निकाला जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो
मेजोरिटी ऑफ पार्टनर निकाल रहे हैं, बट वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ मतलब पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए। किस इंटरेस्ट में होना चाहिए बेटा? ए, बी और सी। सी बेचारा ठीक से काम ही नहीं करता है, नेग्लिजेंट है, निकाल सकते हैं? हाँ, कौन सा क्लॉज आ रहा है तीनों में से बोलो तो? पहला वाला आ रहा है ना? आ रहा है ना? क्योंकि अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा, लॉस किसको होगा? फर्म को होगा। किसको होगा? निकाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो निकाला जा सकता है, ध्यान रखना, निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो आप एक्सपल्शन करो बेटा वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड मतलब समझता है क्या होता है? वॉइड मतलब एक्सपल्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? अगर आप तीनों कंडीशन को बेटा सेटिस्फाई नहीं, एक्सपल्शन क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपल्शन हो जाएगा वॉइड। हाँ, पूछो ना, एक मिनट रुको। वीडियो पॉज कर दिया गया, कॉपीराइट मार दिया इसका। हैंग हो गया देखो, है ना? लैग कर रहा है थोड़ा। OBS बहुत लैग कर रहा है। अब आगे आ जाओ सर। चलो एक क्वेश्चन देखो तो सर, इसका आंसर बताओ। चलो, ABC पार्टनर था, दे वर कैरिंग बिजनेस सक्सेसफुली फॉर सेवरल इयर्स, ठीक है। स्पाउस ऑफ ए और बी जो है बेटा, ए और बी पार्टनर था तो ABC, ए की मान लो ए की पत्नी का झगड़ा और बी की पत्नी का झगड़ा, ए और बी की पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कोई पर्सनल इश्यू में। क्या बोला? और ए की वाइफ को बेटा बहुत ज्यादा चोट लग जाता है उसको। ABC पार्टनर होता है ना कि चलो हमारे पति बिजनेसमैन है तो हम लोग भी अच्छे दोस्त बन गए, तो उनकी पत्नी भी अच्छी दोस्त थी, तो बेटा अनफॉर्चुनेटली एक दिन क्या हो गया, दोनों पत्नियों में क्या हो गया, और मारपीट हुआ, चूल वूल टाना टानी हुआ, जिसमें ए ने सर, जिसने क्या किया सर, बी की पत्नी ने क्या किया, गर्म पानी में ए का मुंडी डुबा दिया, ठीक है। अब ए गुस्सा हो गया, उसमें ए क्या हो गया, गुस्सा हो गया डेफिनेटली, और बोला ए सुन, बी को बोला सुन, बी आई मीन सॉरी कन्विंस करना सी को, सी सुनना, क्या पता है मेरी और बी की पत्नी गई थी घूमने के लिए क्लब में, उसके बाद पता है क्या हुआ, बी की पत्नी ने क्या क्या पता है, मेरी पत्नी का सर डुबा दिया। कहां पे डुबा दिया बेटा? गर्म पानी में डुबा दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहां डुबा दिया बेटा? गर्म पानी में डुबा दिया। चल अपने काम करते हैं, बी को निकाल देता है। किसको निकाल देता है सर? बी को निकाल देता है। ऐसा कौन बोला? ए बोला। किसको बोला? सी को बोल रहा, कन्विंस कर रहा, और बी को सच में निकाल दिया गया, सच में बिना कोई नोटिस के, ए और सी के। तो मेरा सवाल ये जो एक्सपल्शन हुआ है बी का, ये वैलिड है या वॉइड है? क्यों वॉइड है? पर्सनल इश्यू, और इसमें पार्टनरशिप का तो कोई इंटरेस्ट नहीं ना छुपा है, गुड फेथ में भी नहीं है बेटा, ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में नहीं हुआ, उनका आपस का पत्नी के बीच में हुआ बेटा, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो यही चीज लिखा हुआ है सर। अरे यार बहुत लैग कर रहा है, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है भैया, एक दो टाइम कर रहे हैं, फाइल ये सब जगह स्टोर हो जाता है, इतना लैग कर रहा है ना, परेशान हो गया। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो क्या हुआ, जो एक्सपल्शन था देखो, वो ये तीनों कंडीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? तीनों कंडीशन होना चाहिए सर। अगर ये नहीं है बेटा तो एक्सपल्शन वॉइड हो जाएगा, तो इस केस में बेटा एक्सपल्शन वैलिड। समझा मेरा बात? ध्यान रखिएगा। इंसॉल्वेंसी मतलब पता है क्या होता है? पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? तो ध्यान रखना, पहला बात, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया सर, उस दिन वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? उस दिन से उसको निकाल दो भाई। क्या कर दो? निकाल दो। और वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द एजुकेशन ऑफ अ पार्टनर इन इंसॉल्वेंट। सर अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा क्या? फर्म क्यों डिसॉल्व होगा? पार्टनर को निकालेगा तो फर्म रिकंस्टिट्यूट ना होगा, तो कभी फर्म डिसॉल्व। और हाँ ध्यान रखना, अब वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो चुका है ना, तो उसका स्टेट, उसका प्रॉपर्टी से कुछ नहीं ना मिलेगा, तो उसका पर्सनल एसेट लायबल नहीं होगा। ये सर नो। और ध्यान रखना,
जिस दिन वो बेटा इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, तो आगे से फर्म उसके एक्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों होगा, समझा मेरा बात। तो इंसॉल्वेंसी का प्रोविजन याद रखना प्लीज, ये पूरा उसका वही लिखा हुआ है, ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में क्या लिखा हुआ वापस समझ लो सर। इंसॉल्वेंट हो सकता है सर, लेकिन फर्म बंद नहीं होगा, और अगर वो जब इंसॉल्वेंट हो रहा है आगे का लायबिलिटीज के लिए वो फर्म जिम्मेदार, और उसका पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो नहीं सकता, क्योंकि वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। समझा मेरा बात, क्लियर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार सारा जल्दी से। इशिता ये वाला पॉइंट पढ़ो सबसे पहले, यहां से क्या लिखा हुआ बोलो। He will be ceased to be a Partner. from the very date on which the order of और एजुडिकेशन, जिस दिन आपने अप्लाई कर दिया कोर्ट को कि मेरा ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसी दिन से बेटा वो पार्टनरशिप से हट जाएगा। क्या बोला मैंने, भले कोर्ट तुमको 5 दिन बाद बोला हाँ ठीक है, बट जिस दिन तुमने ऑर्डर दे दिया ना सर, मेड किया जिस दिन ऑर्डर, उस दिन से वो पार्टनर हट जाएगा। 5 दिन का वेट नहीं करना है तुमको, जिस दिन तुमने ऑर्डर दिया उस दिन से वो पार्टनर हट जाएगा। दूसरा आकाश क्या लिखा हो देखो, The state of the insolvent partner is not liable for the act of the firm done after the date of order of adjustment. अब उसका एसेट्स लायबल, जिस दिन तुमने ऑर्डर दे दिया उसके बाद उसका एसेट्स लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, द फर्म इज also not liable for any act of the insolvent partner after आगे के एक्ट्स के लिए भी फर्म जिम्मेदार नहीं होगा। यस और नो, The insolvent partner cannot be continued as a partner. नहीं होगा आगे से पार्टनर। आकाश, कुणाल, Ordinarily, but not invariably, the insolvency of a partner results in dissolution of a firm, but the partners are complete to agree among themselves that the execution ऑफ अ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट विल नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ। मैंने बोला ना, पार्टनर चाहे तो आपस में अग्री करके बोलेंगे हम लोग फर्म डिसॉल्व नहीं करेंगे। समझा मेरा बात, जनरली डिसॉल्व हो सकता है, बट अगर पार्टनर चाहे आपस में बेटा तो चिट्ठी लिख दो कोर्ट को कि वो इंसॉल्वेंट हो चुका, मगर हम लोग को फर्म डिसॉल्व, हम लोग आगे भी फर्म को कंटिन्यू। अच्छा, ए बी सी 3 पार्टनर था, तीनों इंसॉल्वेंट हो गया, क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। अच्छा, ए बी सी 3 पार्टनर था, बी और सी इंसॉल्वेंट हो गया, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टनर बचेगा तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर था, ए इंसॉल्वेंट हो गया, तब नहीं होगा। समझा मेरा बात, नोटिस दे देगा तो नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डिनरली हो सकता है जनरली, बट नोटिस दे देगा तो नहीं होगा। समझा मेरा बात, ध्यान रहेगा। अच्छा, जिस दिन बेटा कोई पार्टनर मर जा रहा है उसके बाद के एक्ट के लिए लायबल होगा क्या वो, हाँ, ऊपर से आके पैसा देगा वो, नहीं ना देगा। समझा मेरा बात, तो नहीं होगा, ठीक है। वही सारा चीज लिखा एनालिसिस है उस पूरे का, ठीक है, कि अगर मर जा रहा है बेटा आगे के लिए लायबल नहीं होगा। एक बार पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कौन पढ़ेगा, जल्दी से पढ़ो, पढ़ो शुभम। X was a partner in a firm. एक मिनट, तुम एक एक पढ़ो, मैं हिंदी में बताता हूँ। एक्स वाज अ, Partner in a एक्स एक फर्म में पार्टनर था। the firm ordered goods in X lifetime, एक्स जब तक जिंदा था तब फर्म ने कुछ गुड्स ऑर्डर किया था, but the delivery of the goods was made after X death. एक्स के मरने के बाद डिलीवरी हुआ, लेकिन In such a case, X estate would not be liable for the death. लेकिन अब जब क्योंकि वो मर चुका है ना, तो एक्स का पर्सनल स्टेट लायबल नहीं होगा। Creditor can have only a personal डिक्री मतलब केस कर सकता है, the surviving partner जो पर्सन बचा हुआ है क्रेडिटर खिलाफ उसी के खिलाफ केस फाइल करेगा। and a decree against the partnership assets in the hand of तो those. पार्टनर के खिलाफ बेटा केस फाइल होगा जो बचा हुआ है, और उन्हीं के एसेट्स के खिलाफ केस फाइल होगा, राइट। A suit for goods sold and delivered would not lie against the representative of the deceased partner. सोचो, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है उसका, उसके खिलाफ भी कोई केस फाइल नहीं होगा। दिस इज बिकॉज This is because there was no debt due in respect of the goods in X. जब तक एक्स जिंदा था तब तक वो उधारी नहीं ना था। उधारी कब आया, एक्स के मरने के बाद ना कुछ डिलीवर हुआ, तो अगर उधारी उस समय नहीं है बेटा तो आगे भी कोई जिम्मेदार नहीं, मतलब वो जिम्मेदार नहीं होगा, बाकी जिम्मेदार तो होगा। कौन होगा, X जो बचा हुआ जो बचा हुआ पार्टनर, वो लोग जिम्मेदार हो। समझा मेरा बात। तो अगर डिलीवरी जिस दिन वो मर रहा है उसके बाद आ रहा है, एक्स जिम्मेदार नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। partner goods order कर दिया तुमने तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, बट डिलीवरी अगर बाद में आ रहा है तो। लेकिन हाँ, तीनों पार्टनर है, उसके एक दिन पहले गुड्स आ गया और अगले दिन वो लोग मर गया, उन लोगों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार हो जाएगा। कौन जिम्मेदार हो जाएगा उन लोग का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, राइट्स ऑफ rights of ordering partner to carry on concluding business. देखो ध्यान रखना सर, अगर कोई पार्टनर निकल रहा है ना, वो ये सब नहीं कर सकता है सर, ये सब नहीं कर सकता है, सीधा बात।
फर्म का नाम यूज कर सकता है वो? नहीं ना, वो तो निकल गया। दूसरा सर, किसी और को ऐसे दिखाएगा क्या कि मैं आज भी पार्टनर हूं उसमें? नहीं दिखा सकता। और तीसरा, तुम निकल रहा है और बगल में दूसरा स्टेशनरी का शॉप खोल रहा है, हम लोग का स्टेशनरी का था, बगल में दूसरा, तो भैया तुम कस्टमर्स को ऐसे बोले वहां से मत खरीद, ऐसा नहीं कर सकता, सॉलिसिट नहीं कर सकता कस्टमर। समझा मेरा बात? समझा? ठीक है, होता है मेरा बाजार में हुआ तो ये तीनों चीज वो नहीं कर सकता। फर्म का नाम यूज, नहीं कर अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और उसके बाद दूसरे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता है। समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। नए कस्टमर्स को फिर भी करो, लेकिन पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट मत करो। उसके बाद अग्रीमेंट रजिस्टर्ड और ट्रेड वैलिड है, बोला तो था। कहां तक? लोकल लिमिट में वैलिड है ना? हाँ, कि पूरा इंडिया में वैलिड हो जाएगा? लोकल लिमिट तक वैलिड है। समझा मेरा बात? वो वैलिड है, ऑलरेडी बताया मेरा तुम लोग को। सेम टू सेम एनालिसिस है उसका। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, हाँ सर, जिस दिन वो मर रहा है या रिटायर हो रहा है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। अगर 4 महीना बाद मरा तो 4 महीने का प्रॉफिट उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, प्लस उसको अगर कोई लोन दे के रखा उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, कितना %? तो ये उसका लीगल राइट्स है सर, वो इसका लीगल राइट्स है। गुडविल का पैसा भी तो मिलता है, वो उसका कौन सा राइट्स है? लीगल राइट है। ये सब उसको मिलेगा। हाँ, मरने के बाद ही पहला करके जाएगा। ठीक है, समझा मेरा बात? ये ध्यान रखना। मरने के बाद इससे ज्यादा फायदा होगा। कुणाल भी बोल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के जा दौड़ के जाओ, चलो। चलिए बात करना। जबरदस्ती क्यों सबका बाल कटवा रहा है? तू जा ना। हाँ भाई, तो जाइए ना। तू या तू टकला हो अच्छा, हाँ। यहाँ पे देखो एक और सेक्शन है 37, क्योंकि उसका 2 एग्जाम्पल ही अपने को पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 30। ये वही राइट का डील कर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर का। इट लेज ऑन अ सब्सटेंशियल लॉ रिलेटिंग टू लायबिलिटी टू सर्वाइविंग पार्टनर, जो पार्टनर बच गया, who without सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव द डिसीज पार्टनर यूटिलाइज द एसेट्स। तो गलत है सर। अगर कोई पार्टनर मर जा रहा है, अगर कोई पार्टनर, तो पहले उसके अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? अगर सेटल नहीं करके वो लोग उसका एसेट्स को यूज कर रहे हैं, वो गलत है। तो जब कोई पार्टनर मर जा रहा है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस अकाउंट्स के साथ क्या करो? सेटल करो। Although the principle applicable to such cases is clear, but at times some complicated question arise when disputes are raised between the outgoing partner or his estate on the one hand and continuing, मतलब बहुत सारा केस ऐसा होता है जहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे बांटे और कैसे नहीं बांटे। तो यह ध्यान रखना, उस समय सेक्शन 37 का जो प्रोविजन होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा हुआ, देखो ABC पार्टनर था, वो लोग क्या बनाता था सर? मशीन। A को 3/8 ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉफिट और प्रॉपर्टी मिलने का था, ठीक है। A बिकम बैंकरप्ट हो गया, लेकिन B और C अभी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है विदाउट पेइंग आउट A शेयर ऑफ पार्टनरशिप एसेट। A का एसेट्स भी नहीं दिया बेटा, और अगर A बैंकरप्ट हो जा रहा है, कौन हो जा रहा है सर? A। तो B और C उसको बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है, जबकि A का हिस्सा उसको अभी तक दिया। तो ध्यान रखो सर, A's estate is entitled to 3/8 of the profit made in the business from the date of his bankruptcy until the liquidation। A को पहले पेमेंट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? ABC 3 पार्टनर था, तो अगर किसी पार्टनर को कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलने का था या कुछ प्रॉफिट मिलने का था, पहले उसको वो देना पड़ेगा, उसके बाद तुम आगे आगे काम कर सकता है। पहला चीज समझा? तो रूल क्या बोलता है कि अगर कोई बैंकरप्ट हो जा रहा है, उसका उसमें कोई क्लेम है, पहले उसका क्लेम सेटल करो, उसके बाद तुम बिजनेस करो। समझा मेरा बात? ऐसा नहीं कि तुम उसका एसेट को यूटिलाइज करता चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके एक एग्जाम्पल और देखो क्या लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? A, B और C। C रिटायर हुआ तो, लेकिन वो अपना शेयर को सेल कर दिया। क्या कर दिया? A एंड B, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं दिया, ठीक है। जितना देना चाहिए था C को उतना नहीं दिया। वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ C ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म वुड बी प्योर डेट हो गया। C का जो पैसा है वो A और B के लिए उधार हो गया। क्या हो गया? और C चाहे बेटा तो ले सकता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। समझा मेरा बात? तो C जो है वो चाहे तो रिकवर कर सकता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। क्लियर हो गया मेरा बात? दोनों एग्जांपल समझा? अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, अगर कोई पार्टनर अब अपना शेयर सेल कर दे रहा है, फिर उसको पैसा नहीं मिला, तो वो चाहे तो C जो है A और B को खिलाफ केस फाइल कर सकता है, और अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। समझा मेरा बात? और कितना देखो तो बुक में तुम्हारा बस ये रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। सर कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है पता है सर? कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है सर, समझो मेरा बात। आकाश क्या कर रहा है? एक चीज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एनालिसिस दिया हुआ है क्या बुक में? बस यही दिया हुआ है। बस वो खत्म।
क्या है? देखो देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। मान लो ए बी सी पार्टनर था, एग्जाम्पल समझ लो। उन्होंने सी ने बेटा गारंटी दिया, क्या दिया कि हर साल ए का प्रॉफिट कम से कम कितना होगा, 10,000। और अगर नहीं होगा सी अपना जेब से भरेगा। मेरा बात समझा? होता ना गारंटी का सम। सी गारंटी दिया किसको, कि हर साल कम से कम, क्या बोला मैंने, होना चाहिए। रेशियो उनका था बेटा 2:1:2। क्या बोला? तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। जब तक बिजनेस चलेगा ना तब तक ये गारंटी रहेगा। तो पहला बात इसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूइंग गारंटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म और टू अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो मैंने गारंटी दिया वो फर्म को नहीं दिया, मगर यहाँ पे सी ने गारंटी किसको दिया, पार्टनर को। तो यहाँ पे ये केस कवर नहीं हो रहा है, मगर मैं तुमको गारंटी का मतलब समझा रहा हूँ। सी ने गारंटी किसको दिया, तो यहाँ पे तो एक पार्टनर दूसरे पार्टी को गारंटी दे रहे हैं ना। यहाँ पे अगर ऐसा बोलता सर सी जो है ऐसा बोल रहा है, कुछ भी हो जाए फर्म का नेट प्रॉफिट हर साल कम से कम कितना होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये गारंटी किसने दिया, सी ने। किसको दिया, ए को नहीं दिया, पूरे फर्म को दिया कि फर्म का नेट प्रॉफिट इस साल के एंड में तक कितना हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो पर्सनली बेयर करेगा। या सी अगर फर्म को गारंटी देके उसको थर्ड पार्टी को देता है गारंटी, किसको दे रहा है कि भैया थर्ड पार्टी को पैसा मैं चुकाऊंगा। तो यहां पे गारंटी क्या हुआ, या तो फर्म को या फिर किसको है बेटा, थर्ड पार्टी को। अब अगर सर मान लो उनका बिजनेस का कंस्टिट्यूशन चेंज होता है, सी बेटा रिटायर हो गया, कौन कौन बचा सर, ए और बी। तो एक चीज बताओ, जब सी रिटायर हो चुका है तो वो जो गारंटी वाला क्लॉज था वो वैलिड रहेगा क्या? सी अगर रिटायर हो गया तो गारंटी वाला क्लॉज वैलिड रहेगा क्या? रहेगा। कुणाल बोल रहा, हाँ आकाश? क्योंकि वो फर्म का फर्म से लिए था। बट वो तो रिटायर हो गया ना, गारंटी जो देने वाला वो तो रिटायर हो गया। भाई गारंटी देने वाला कौन था, सी ने गारंटी दिया था कि फर्म का प्रॉफिट इतना होना चाहिए। जब सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी के अपने म्यूचुअल कंसेंट पे ना डिसाइड करता, वैलिड क्यों रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। पूरा का पूरा गारंटी रिवोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। यानी थर्ड पार्टी के लिए भी कोई गारंटी नहीं रहेगा। और देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। कोई अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा सर फ्यूचर ट्रांजेक्शन का जो गारंटी वो सारा क्या हो जाएगा, जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। मतलब सर अगर सी रिटायर हो जा रहा है, सी मर जा रहा है, तो जो गारंटी था वो सारा रिवोक हो जाए। क्या हो जाएगा, क्योंकि अब आगे अगर ए ऐसा बोलता है कि मैं संभालूंगा, या बी बोलता है कि, तो अलग बात है। बट अगर एग्रीमेंट नहीं है